Hi everyone. Today we are going to study a very interesting topic, that is hormonal contraceptives. So it is really asked in examinations under 5 or 10 marks. It is very important question for the university examinations. So now let's get started with the classification. तो क्लासिफिकेशन बहुत बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में। उसके बारे में आपको ये पूरा जो पेज दिख रहा है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, ये आपको लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। लो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो इट इज कंबाइंड इन टू टाइप्स। एक तो मतलब हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव एक तो ओरल में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव में कन्वर्ट किया जाता है। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव को हम सबसे पहले टू थिंग्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज ओरल, सेकंड वन इज इंजेक्टेबल। ओके, तो ओरल के अंदर भी बहुत सारे आते हैं। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फेज्ड पिल्स, पोस्ट कोइटल, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। अगर इस तरीके से सब हेडिंग्स बना बना के आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो ये सब जरूरी होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है, कंटेन इस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। फेज्ड पिल्स में क्या होता है, दिन में महीने में मतलब फेजेस का मतलब होता है महीने में 3 टाइप्स की डोजेस लेनी पड़ती है हमें। 30 डेज का महीना होता है तो 10 डेज ऐसा लिया, 10 डेज ऐसा लिया, 10 डेज ऐसा लिया, मतलब ऐसे करके कुछ हम डिवाइड करते हैं, उस हिसाब से फेजिक बनता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पोस्ट कोइटल यानी इमरजेंसी पिल्स, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद किसी पेशेंट को कंसीव करने से बचना है तो वो इमरजेंसी पिल्स का यूज़ किया जाता है। प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, जिसको मिनी पिल्स भी कहा जाता है, मिनी पिल्स के अंदर सिर्फ प्रोजेस्टिन होता है, एस्ट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनके एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, ऐसे ही लिखना है, डोजेस भी लिखने हैं। नोरजेस्ट्रल 0.5 mg, इथाइनाइल इस्ट्राडायोल 50 mg, लीवोर जेस्ट्रिल 0.1 to 0.25 mg, इथेनाइल इस्ट्राडियोल। अब एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा इथेनाइल इस्ट्राडियोल ये सेम है, पर नोरजेस्ट्रोल इट इज डिफरेंट। ठीक है, तो नोरजेस्ट्रोल, निवोरजेस्ट्रोल ये क्या है, प्रोजेस्टेन की ही फॉर्म्स है। इथाइल इस्ट्राडियोल ये क्या है, इस्ट्रोजन की फॉर्म है। ठीक है, तो हम इस्ट्रोजन की तो मेनली एक ही फॉर्म यूज करते हैं जो कि है इथाइनाइल इस्ट्राडायोल, डाइओल। ओके, बट हम प्रोजेस्टेरोन की बहुत सारी फॉर्म्स को यूज करते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट डोजेस। ओके, तो जैसे कि नोरजेस्ट्रोल, नोरजेस्ट्रोल। ठीक है, फेज्ड पिल्स की बात करें तो जैसे कि हार्मोन डोज वेरीज ड्यूरिंग द साइकिल। अब साइकिल जो होती है हार्मोनल साइकिल, हर फेज के अंदर, जैसे कि मेंस्ट्रुअल फेज है उसके अंदर हम अलग डोज रखते हैं। मतलब ऐसे बताना चाह रही हूँ कि मैं जितने भी फेजेस होते हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जो क्लास 12th में हमने पढ़े हैं, हर फेज के, ओव्यूलेशन फेज के अंदर एक अलग डोज रहेगी हमारे पेशेंट की। तो उसके बेसिस के ऊपर हमारा ये सब होता है, फेजिक पिल्स बेस्ड होता है। जैसे कि लीवोनोरजेस्ट्रोल देंगे 50 यूजी, 75 माइक्रोग्राम, 125 माइक्रोग्राम। इथनाइल इस्ट्राडायोल 30 माइक्रोग्राम, 40 माइक्रोग्राम, 30 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये। ठीक है, पोस्ट कोइटल की बात करें तो लीवोनोरजेस्ट्रोल 1.5 mg, यूलिप्रिस्टिल एसीटेट 30 mg। ओके, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स की बात करें तो नॉन एथिंड्रोन 0.35 mg, नोरजेस्ट्रोल 75 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, जहाँ कहाँ पर mg है, कहाँ पर माइक्रोग्राम है। ठीक है, इंजेक्टेबल की बात करें तो DMPA, डिपोट मिड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट। अगर ये याद नहीं होता है, फुल फॉर्म याद नहीं होता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। DMPA याद रखना और ये लिख देना कि गिवन एवरी 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने में एक बार दिया जाता है। ओके, NETEN नोर एथिस्ट्रोन इन एंथेट, ये दिया जाता है गिवन एवरी 2 मंथ्स। ठीक है, तो आई होप ये समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब देखो एक चीज और दिखाती हूँ, देखो फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव। कई बार ये भी पूछा जाता है कि राइट अबाउट फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, तो फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में हम क्या लिखेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे वो बात करते हैं। तो फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो टेम्परेरी मेथड्स भी होते हैं इसके, कुछ टेम्परेरी मेथड्स भी होते हैं।
बैरियर मेथड्स भी होते हैं, हार्मोनल मेथड्स भी होते हैं, आईयूडीज, परमानेंट मेथड्स। तो फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन के जो हमने क्लास 12th में भी पढ़ा है उसी को रिवाइज करा रही हूँ। बहुत सारे मेथड होते हैं। टेम्पररी मेथड जिसको हम नेचुरल मेथड भी बोलते हैं, उसके अंदर रिदम या कैलेंडर मेथड आता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक्टेशनल एमेनोरिया? जब पहले 6 मंथ, डिलीवरी के पहले 6 मंथ जब मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उस टाइम के ऊपर सेफ पीरियड माना जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए, तो उस चीज़ को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है। बैरियर मेथड की बात करें तो फीमेल कॉन्डोम होते हैं, डायफ्राम होते हैं, सर्वाइकल कैप्स, पर्मिसाइड्स होते हैं। हार्मोनल मेथड्स की करें बात, इसमें जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो हार्मोनल मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में कंबाइंड ओसीपीज हो गए, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स, ट्रांसडर्मल पैच, ये सब अभी भी बात किया था ना मैंने, और आगे डिटेल में और अच्छे से बताऊंगी। आईयूडीज की बात करें तो आईयूडी क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जैसे कि कॉपर टी, हार्मोनल आईयूडी, एलएनजी। ठीक है, ये सब 12th में पढ़ा है। ओके, अगर चाहोगे तो और डिटेल में अच्छे से रिवाइज करा सकती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना। परमानेंट मेथड्स में फीमेल के केस में ट्यूबेक्टोमी होता है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम हार्मोनल कंट्रासेप्टिव। जैसे मैंने उधर बताया था, ये उसी को मैंने अपने खुद मतलब हैंड रिटन लिखा हुआ है, तो ये देख लीजिए, ओरल, पेरेंटल। ठीक है, वही सब है, सब कुछ वही है जो अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो अब बात करते हैं हम इसकी। देखो, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलती है। तो देखो, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनली माना जाता है 28 डेज की होती है। किसी की थोड़ा आगे पीछे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 28 डे फिक्स है, बट मोस्ट ऑफ द पर्सनस, मतलब जो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स है उनकी 28 डेज की है। तो हमने एक छोटा सा स्टैंडर्ड बना लिया है कि ये 28 डे की होती है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ठीक है, तो फर्स्ट टू 21st डे, जब तक कि हमें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स नहीं आए हैं, तो हमें फर्स्ट डे को स्टार्ट करना है डे 1 ऑफ ब्लीडिंग। ओके, टैबलेट स्टार्ट करना है, 1 टैबलेट ऑरली डेली फॉर 21 कंजिक्यूटिव डेज फ्रॉम फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे से 21 दिन तक डेली लेना है एक ओरल टैबलेट। ठीक है, अब 21th डे से लेके 28 डे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा स्टार्ट हो चुका होगा, मेंस्ट्रुअल फेज हमारा चल रहा होगा, ठीक है, उस टाइम पे हमें टैबलेट का गैप करना है। पर आजकल में क्या होता है, फीमेल को दिक्कत ना हो अच्छे से टैबलेट समझने में, उसका डोजेस समझने में कि कब लेना है कब नहीं, इसलिए उन लास्ट के 7 डेज में हम आयरन टैबलेट्स को रख देते हैं। तो उन लास्ट 7 डेज में पेशेंट आयरन टैबलेट्स लेती है, जिससे कि उनका काफ़ी बेनिफिट भी होता है। ठीक है, उनको एनीमिया जैसी जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो भी नहीं होती हैं। ठीक है, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ होती हैं उनका। तो रिपीट द कोर्स स्टिल रिक्वायर्ड, जब तक उनको कंसीव नहीं करना है तब तक ऐसे ही ये जो मतलब ओसीपीज लेने का तरीका है उसको फॉलो करना है। इसकी एफिकेसी की बात करें तो 98% टू 99.9% ये एफिशिएंट है। ठीक है, अब शेड्यूल फॉर यूज ऑफ कंबाइंड पिल्स है ये हमारा, ये जो मैंने बताया ना, ये शेड्यूल है हमारा पूरा का पूरा, कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एक्सोजीनस सप्लाईज ऑफ हार्मोन इन ओसीपीज। हम ओसीपीज में एक्सोजीनस सप्लाई, एक्सोजीनस मतलब बाहर से सप्लाई कर रहे हैं बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन्स? एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। एक्सर्ट ए नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, इट इज एक्सर्टिंग अ नेगेटिव फीडबैक इन आवर बॉडी, जिससे कि रिड्यूस होगा रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन, जैसे कि एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सिक्रेटिंग फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब नेगेटिव फीडबैक होगा क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी हम एक्सोजीनस सप्लाई कर रहे हैं हार्मोन की, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, तो बॉडी को समझ आएगा कि अब हमें नीड नहीं है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करने की नीड नहीं है, तो वो रिड्यूस कर देगा रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। ठीक है, सप्रेस कर देगा ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो हमारा कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। अब हम बात करते हैं एक एक पिल की इन डिटेल, जैसे कि कंबाइंड पिल, एस्ट्रोजन डोज कीप्ड कांस्टेंट, एस्ट्रोजन की डोज को हम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, मैंने बताया था ना, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन वही है, सेम। फेजेस की बात करते हैं, बाईफेजिक, ट्राईफेजिक, ये मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा एग्जाम में लिखोगे डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे आप। ठीक है, तो बाईफेजिक की बात करें तो इसमें है ना, 2 बार हमारा डोजेज चेंज होता है मंथ में 2 टाइम्स। डे 1 to 20 हमें क्या लेना होता है? इथानाइल एस्ट्राडियोल 35 mg, नोर एथिंड्रोन
0.5 mg। डे 11 to 21 में ये तो हमने बोला था कि इसकी मतलब एस्ट्रोजन की डोज को हम कांस्टेंट रखेंगे, तो वही 35 mg। नोरेथिंड्रोन को हमने यहाँ कर दिया 1 mg। समझ आया? तो हमने क्या किया, 11 to 21 डे के ऊपर हमने नोरेथिंड्रोन का डोज बढ़ा के 0.1 mg 0.5 mg से 1 mg कर दिया है। ट्राइफेजिक में बात करें तो पहले 7 दिन हम लेंगे 0.5 mg नोरेथिंड्रोन विद इथाइनाइल एस्ट्राडियोल 35 mg। 35 mg ही चल रहे हैं यहाँ पे, देखो इथाइनाइल एस्ट्राडियोल मतलब एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन की डोज है वो फिक्स चल रही है। डे 8 to 14 की बात करें तो नोरेथिंड्रोन को 0.75 mg लेंगे। डे 15 to 21 की बात करें तो क्या करेंगे, हम 1 mg लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये फेजिक वाला सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी बात करते हैं अब हम, सॉरी, अब हम बात करते हैं मिनी पिल्स की। तो मिनी पिल्स क्या होती है? मिनी पिल्स में क्या होता है ना, मिनी पिल्स में हमारा नोरेथिंड्रोन और नोरजेस्ट्रोल। मिनी पिल्स मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ प्रोजेस्ट्रिन होता है, ठीक है, प्रोजेस्टोन होता है, सिर्फ एस्ट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है इधर। तो नोरेथिंड्रोन 0.35 mg, नोरजेस्ट्रोल 75 mg। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो levonorgestrel 1 tablet of 0.75 mg within 72 hours of unprotected sexual activity and the second tablet after 12 hours of first dose। ठीक है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में हम लीवोनोरजेस्ट्रोल का यूज करते हैं 0.75 mg विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर है ना 72 आवर्स के बाद हम इसको लेते हैं तो इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। ठीक है, तो ये कोई काम नहीं करेगा, इसका इफेक्ट शो नहीं होगा, नॉट इफेक्टिव इन द फीमेल पेशेंट। ओके, एंड द सेकेंड टैबलेट आफ्टर 12 आवर्स ऑफ फर्स्ट डोज। ठीक है, मीफीप्रोस्टोन 600 mg प्लस मीसोप्रोस्ट्रोल 400 mg। अब मीसोप्रोस्ट्रोल क्यों ले रहे हैं, ये दूसरा है। एक तो लीवोनोरजेस्ट्रोल लेते हैं, एक मीफीप्रोस्ट्रोल लेते हैं। मीसोप्रोस्ट्रोल क्यों ले रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाता है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाएगा तो अबॉर्शन के चांसेस को इंक्रीज कर देगा, जिससे कि पेशेंट का अगर कंसीव हुआ है तो भी मतलब वो अच्छे से अबॉर्ट हो जाए। तो ये मीसोप्रोस्ट्रोल अबॉर्ट के केस में भी होता है। ये मैंने एक वीडियो पहले बनाई है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर, उसमें बहुत अच्छे से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ उस वीडियो को मेरे चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। इंजेक्टेबल की बात करें तो DMPA 150 mg IM एवरी 3 मंथ, ये लिखना है, ठीक है। NETEN 200 mg IM एवरी 2 मंथ्स। सेंटक्रोमैन की बात करें दैट इज नोन एज सहेली, वंस अ वीक पिल है ये हमारी सेंटक्रोमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वंस अ वीक पिल। इसका अलग से पूछा जाता है कि राइट अबाउट द सेंटक्रोमैन, राइट अबाउट द सहेली। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात करें इसका, सिंथेटिक नॉन स्टीरोइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉन स्टीरोइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ब्रांड नेम है इसका सहेली, डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ इंडिया। केमिकल इन सेंटक्रोमैन कौन सी है, और मेलॉक्सीफेन, or meloxifan, it is a chemical used in the centchroman once a week pill। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको SERMs के बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। तब तक के लिए प्लीज इतना याद रखिएगा कि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इसका सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स की हेल्प से होता है। एक क्लास ऑफ मेडिकेशन विच एक्ट ऑन द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। ठीक है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर के ऊपर ये काम करती है। डोजेज एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 टैबलेट दैट इज 30 mg ट्वाइस अ वीक इनटू 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए एक वीक में 2 बार टैबलेट लेनी है, वो भी कितनी, 30 mg। ठीक है, 1 वीक 2 टैबलेट्स इनटू 3 मंथ्स, देन 1 टैबलेट पर वीक, हर हफ्ते फिर एक, मतलब 3 महीने तक तो हमें 2 टैबलेट लेनी है हफ्ते में, पर उसके बाद है ना 3 महीने के बाद हम शिफ्ट कर देंगे, सिर्फ हफ्ते में सिर्फ 1 टैबलेट लेना है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो एज ए कॉन्ट्रासेप्शन, ट्रीटमेंट ऑफ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। ओके, इट हैज ऑल्सो बीन फाउंड इफेक्टिव एज एन एंटी ब्रेस्ट कैंसर एजेंट। इंडिकेशंस की बात करें तो PCOD जिसको उसको ये नहीं देना है, सर्वाइकल हाइपरप्लेशिया के केस में भी नहीं देना है। ये मैंने अपना सर्वाइकल कैंसर का जो वीडियो है उसमें अच्छे से बता रखा है मैंने ये। ठीक है, उस पूरा वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर, उसको प्लीज एक बार पढ़िएगा, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पैथोलॉजी ऑल्सो। ठीक है,
रिसेंट हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस है किसी को, सीवियर एलर्जिक डिजीज है, तो उस केसेस में हम ये सब नहीं देते हैं, ठीक है, पेशेंट को। तो आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। कोई दिक्कत है, कोई भी मतलब डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। वैसे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच।